विनोद जी हैं? जी सर। ऑन करिए। जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते विनोद जी। नमस्ते सर। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। विनोद जी आप टीचर हैं, जी सर। किस लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं? सर मैं 6 to 10th। 6 to 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं। आप तो पीएचडी होल्डर भी हैं, डॉक्टर विनोद भट्ट हैं आप। जी सर। तो फिर वो 6 to 10th कहाँ पहुंच गया पीएचडी करने के बाद? सर मैंने वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था, उसमें सिलेक्शन हो गया हुआ था, तो मैंने इधर ज्वाइन किया था सर। मतलब मैं आपकी पर्सनालिटी समझ नहीं पा रहा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं आप लाइफ में, या मल्टी डायमेंशनल है, पीएचडी भी, बीएड भी, केमिस्ट्री से पीजी भी और पॉलिटिकल साइंस से पीजी भी, क्या घालमेल है ये जिंदगी में? जी सर, मैं पढ़ाई करने के साथ साथ सर मेरा मेन ये था कि मैं एक बार आर्थिक रूप से किसी जॉब में आ जाऊं, तो मैंने जॉब शुरू किया। उसके साथ साथ में मैंने जॉब के साथ ही मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में भी पीजी की है, क्योंकि मेरा का उद्देश्य सर प्रशासनिक सेवा में जाना था, तो मैं रेगुलर तैयारी करता रहा। या केमिस्ट्री में मजा नहीं आया? नहीं सर, केमिस्ट्री में मैंने सर प्रारंभिक एमएससी की, उसके पश्चात मैं जैसे ही जॉब की तैयारी कर रहा था, तो मैंने पीएचडी एजुकेशन को भी साथ में जारी रखा सर। हम्म। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अभी आप बच्चों को? मैं सर साइंस पढ़ाता हूँ सर। साइंस पढ़ाते हैं आप? जी सर। अच्छा अच्छा। केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में कोई रिलेशन पाया आपने? दोनों पढ़ा है आपने तो। सर पॉलिटिकल में पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ा जरूर है। तो राजनीति विज्ञान में भी सिद्धांत आते हैं, और विज्ञान पूरा सर थ्योरी पर ही बेस्ड है, थ्योरी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकल पे ही। सिद्धांत तो हर विषय में होते हैं, मैंने संबंध पूछा आपसे, समानता नहीं, समानता, और ये कोई समानता भी नहीं है कि सिद्धांत दुनिया के हर विषय में होते हैं। मैं तो संबंध पूछ रहा हूँ कि कोई म्यूचुअल इनकी रिलेशनशिप कहीं है। सॉरी सर, ध्यान नहीं सर। कभी इस चीज पे गौर नहीं किया आपने? जी सर, गौर नहीं किया, मैं आज जरूर सर इस पे देखूंगा आज। आपके पीएचडी का टॉपिक क्या है? जी सर, ग्रीन सिंथेसिस ऑफ सम नेप्थेलिन डेरिवेटिव्स। मतलब आपने केमिस्ट्री वाले फील्ड में पीएचडी की है? जी सर। अच्छा अच्छा, क्या होता है ये नेप्थलीन? नेप्थेलिन सर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला C10H8 होता है, और इसका सर मेडिसिन में और पेस्टिसाइड फॉर्मेशन में उपयोग होता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या रिसर्च का इशू, क्या मुद्दा था आपका, थोड़ा बताइए मुझे। नेप्थेलिन के ऐसे डेरिवेटिव जो कन्वेंशनल मेथड पे बने हुए थे और जिनका जो लॉन्ग टाइम ले रहे थे, तो ऐसे सब्स्टिट्यूट को इको फ्रेंडली, जो इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी हो, कम समय में और हाई यील्ड प्राप्त कर सके, उस मेथड पे कार्य करना था मुझे। अच्छा, तो क्या फाइंडिंग्स हुई आपकी? जी सर, नेप्थेलिन डेरिवेटिव्स मैंने खोजे थे, लेकिन अभी सर मैं एक दो याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कुछ भी याद नहीं है अपनी फाइंडिंग्स के बारे में? जी सर, याद है नेप्थेलिन। सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। केमिस्ट्री शब्द का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री मीन्स ये होता है कि सामंजस्य बैठाना, किसके भी? रिलेशन, कोई भी, जैसे कि केमिस्ट्री में अपन परमाणु अणुओं के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, उनमें मेल नया प्रोडक्ट बनता है। तो उसी प्रकार अपन दैनिक जीवन में केमिस्ट्री शब्द का उपयोग वहां पे करते हैं कि जैसे कि किन्हीं दो व्यक्तियों की केमिस्ट्री मैच हो रही कि नहीं हो रही, अगर उनके विचार मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं केमिस्ट्री मैच हो। तो लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट में तो हम व्यक्तियों की बात करते ही नहीं है, वहां तो केवल पदार्थों की बात होती है। जी सर, वहां पर केवल पदार्थों की बात होती हम्म। आम बोल चाल में हम व्यक्तियों के लिए भी केमिस्ट्री शब्द का यूज कर लेते हैं संबंधों को लेके। है। जी सर। अच्छा 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 अच्छा। ये बताएं कि पॉलिटिकल साइंस भी आपने पढ़ा है, आजकल की राजनीति में आप जैसे पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं आते हैं?
जी सर, पढ़े लिखे लोग भी आते हैं सर, लेकिन उनका अनुपात थोड़ा कम रहता है, क्योंकि राजनीति में सर पुरानी धारणा ये थी कि जो कोई कार्य नहीं कर रहा है वो राजनीति में चला जाता था, लेकिन वर्तमान में ये पैटर्न परिवर्तित हो रहा है और पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में जा रहे हैं। नहीं तो आप राजनीति में जाए, मैं वही कह रहा हूँ, प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? आप क्यों नहीं जाते राजनीति में? जी सर, मेरी सर राजनीति में थोड़ी दिलचस्पी नहीं है, मैं प्रशासन में ही जाना चाहता हूँ। तो राजनीति में दिलचस्पी नहीं है तो प्रशासन कैसे चलाएंगे? प्रशासन को तो राजनीति के साथ मिलकर ही काम करना होता है। जी सर। कैसे आप प्रशासन चला पाएंगे फिर? प्रशासन सर एक निश्चित नियमों और सिद्धांतों पे और सरकारी नीतियों पे कार्य करते हुए चलाना होता है, जबकि राजनीति में थोड़ी कूटनीति का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए। प्रशासन में भी कूटनीति की जरूरत होती है? जी सर। कोई आपके, चलिए आप एसडीएम हैं, आपके जिले के एरिया के विधायक जी आपको डराते धमकाते हैं, कोई गलत काम करने के लिए करते हैं, क्या कहें चलिए आप? जी सर, मैं बिना राजनीतिक दबाव में आकर कार्य किया जाएगा करूंगा सर। नहीं तो वो आपका ट्रांसफर कर देंगे, आपके खिलाफ कोई इल्जाम लगवा देंगे, तब फिर कैसे होगा? इल्जाम तो सर गलत हो लगा सकते हैं, तो सर उसका निराकरण हो सकता है, लेकिन बिना राजनीतिक दबाव में अगर ट्रांसफर भी हो जाता है तो मैं अन्य जहां पर भी ट्रांसफर होगा वहां जाकर मैं बेहतर कार्य करने की कोशिश करूंगा और मैं अपने नियमों का पालन करते हुए कार्य करूंगा। अच्छा अच्छा। चलिए मान लीजिए आप विभाग के सचिव हैं और आपके विभाग के मंत्री जी आप पे दबाव बना रहे हैं कुछ गलत काम करने के लिए, तब क्या होगा? जी सर, दबाव में आके कोई गलत कार्य नहीं किया जाएगा। सचिव को तो मंत्री के आदेशों को मानना होता है। जी सर, अगर नियम के अनुसार कार्य है तो किया जाएगा और नियम के विरुद्ध है तो सर उस कार्य के लिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये कार्य नियम के विरुद्ध है और इस कार्य को ऐसे तरीके से नहीं किया जा सकता, तो मना ही किया जाएगा। अच्छा अच्छा। प्रशासन में नैतिकता, इस बात से क्या समझते हैं आप? जी सर, नैतिक सिद्धांतों का दैनिक जीवन में व्यवहार में उपयोग में लाते हुए प्रशासन कार्य करना सर। नैतिक सिद्धांत क्या जैसे होते कि हैं? जैसे कि ईमानदारी है, सत्यनिष्ठता, तटस्थता, ऐसे जो प्रशासनिक वैल्यू है उनका उपयोग। ओके। न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ते होंगे आप? जी सर। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने एक हलफनामा दिया है कि वो जो दागी नेता होते हैं उनके चुनाव लड़ने पे आजीवन पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जी सर। क्या है ये मुद्दा, थोड़ा बताएंगे मुझे आप? जी सर, सॉरी, केंद्र ने ये हलफनामा दिया है कि जो भी दागी नेता होता है उनको आजीवन प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इससे तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति राजनीति में होता है उनमें पार्टी विपक्ष के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी गलत तरीके से आरोप लगा दिए जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अपराधी हो। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक कानून बना है धर्मांतरण को रोकने के लिए, लव जिहाद से जुड़ा हुआ। जी सर। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है कि कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन हो रहा है उस कानून से। थोड़ा बताइए किन किन अनुच्छेदों का उल्लंघन हो रहा है? जी सर, लव जिहाद के विरोध में कानून बनाया गया है यूपी में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो लोग धर्म शादी के पश्चात या पूर्व धर्म परिवर्तन करके शादी करते हैं, तो इसमें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन हो रहा है। अच्छा, किस अनुच्छेद में है इसका प्रावधान? सर, स्वतंत्रता का अधिकार सर 15 में सर। स्वतंत्रता का अधिकार 15 में है। समानता का कहाँ है? जी सर, समानता का वहाँ पे, सॉरी सर। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से सर, 25, 26, 27। अच्छा अच्छा। चलिए, लोक प्रशासन भी पढ़ा था मेंस में आपने, प्रबंधन भी पढ़ा था। जी सर।
लोक प्रशासन में आप आना भी चाहते हैं। जी। क्या है लोक प्रशासन, थोड़ा समझाइए मुझे। लोक प्रशासन का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जो होते हैं उनके समूह के द्वारा सामूहिक उद्देश्य के लिए किया गया कार्य। यदि राजनीतिक कार्य होता है तो लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे सरकार के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो लोक प्रशासन, जनता के लिए जो कार्य किया जाता है वो लोक प्रशासन। ओके, अगर हम किसी व्यक्ति का हित करें तो जनता का हित सुनिश्चित होगा, या जनता का हित सुनिश्चित करें तो व्यक्ति का हित सुनिश्चित होगा? किसका हित पहले है? जनता का हित। जनता का हित पहले है। जी सर। तो जनता के हित के लिए तो हमें एक एक व्यक्ति का हित करना पड़ेगा पहले सुनिश्चित, तब तो जनता का हित होगा। जी सर, अपना यदि अपन ने कोई ऐसा कानून बनाया जिसका सामूहिक उद्देश्य जनता का हित होगा तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति का हित ही समाहित होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए मुझे। जी। लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने प्रशासन के कुछ प्रमुख कार्य बताए थे। जी सर। क्या था वो? पोस्ट कॉर्ब उन्होंने दिया था जिसमें P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग एंड बजटिंग था। उसमें जो फर्स्ट वर्ड है पी या प्लानिंग, क्या होती है प्लानिंग? प्लानिंग से तात्पर्य है कि किसी भी नीति निर्माण के लिए योजना का निर्माण, योजना बनाना। कौन करता है हमारे देश में इस काम को? जी सर, कार्यपालिका, सॉरी व्यवस्थापिका योजना का निर्माण करेगी और कार्यपालिका योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी। तो योजना आयोग क्या करता था फिर हमारे देश में? योजना आयोग सर स्टडी करता था कि जो कि दीर्घकालीन या शॉर्ट टर्म के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनानी है और फिर सुझाव प्रेषित करता था। और बनाती विधायिका थी? अंतिम रूप से सर विधायिका जो होती है वो वहीं पे पास होता है। नहीं, पास की बात अलग है, हम बनाने की बात कर रहे हैं कि योजनाएं बनाता कौन है हमारे देश में? जी सर, विधायिका ही बनाती है, संवैधानिक तौर पर विधायिका ही बनाती है, लेकिन उन्होंने हेल्प करने के लिए योजना आयोग का निर्माण कर रखा था। विधायिका तो कानून बनाती है जहां तक हम जानते हैं, योजनाएं तो नहीं बनाती, विधायिका तो कानून बनाती है। जी सर सॉरी, कानून, मेरा तात्पर्य कानून से था सर, सॉरी। ये कानून अलग चीज है, योजना अलग, प्लानिंग अलग चीज है। पी का मतलब प्लानिंग बताया आपने, उसमें एल तो नहीं है, लॉ तो नहीं है, उसमें तो योजना प्लानिंग है। जी सर। अब हमने योजना आयोग को हटा दिया, उसकी जगह दूसरी संस्था बना दी है। कौन सी संस्था है वो? सर नीति आयोग सर। क्या फुल फॉर्म है नीति का? नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है सर, आई का सर बोल रहा हूँ सर, सॉरी। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। थैंक यू सर। जी विनोद कुमार जी सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप? जी सर। ये बताइए, फादर ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? सर फार्मास्यूटिकल, सर सॉरी सर, नहीं ध्यान है सर। अच्छा, भारत की पहली रासायनिक फैक्ट्री किसके प्रयासों से स्थापित हुई? जी सर, कोलकाता में नेशनल जो केमिकल इंडस्ट्री थी वो स्थापना हुई थी उसकी। किसने की थी स्थापना? सॉरी सर, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, याद है मुझे लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, प्रफुल्ल ऐसा कुछ प्रफुल्ल नाम रॉय है? सर, हाँ जी सर, प्रफुल्ल रॉय, डॉक्टर प्रफुल्ल रॉय। कब की थी ये स्थापना इन्होंने? आजादी से पूर्व थी ये, एग्जैक्ट सन याद नहीं आ रहा। अच्छा, चलिए, चरक के बारे में जानते हैं आप? बायोलॉजी पढ़ा है आपने?
जी सर, चरक संहिता। अच्छा, चरक किन के समय थे, किसके काल में थे चरक? सर ये काल तो सर ध्यान नहीं है मुझे। अच्छा, क्या योगदान है उनका? चरक का सर शल्य चिकित्सा आयुर्वेद में इनमें सर योगदान था। चरक संहिता पुस्तक लिखी थी उन्होंने। अच्छा, शल्य चिकित्सा करते थे वो? जी सर, गुम गुम तो कर सर वो सुश्रुत क्या करते थे फिर? सुश्रुत सर शल्य चिकित्सा करते थे और चरक सर आयुर्वेद से संबंधित थे सर। अच्छा, चरक नाम क्यों पड़ा इनका? चरक नाम सर इसलिए पड़ा क्योंकि ये सर घूम घूम कर गांव गांव दूर दूर जाकर लोगों का इलाज करते थे इसलिए। वेरी गुड। अच्छा, भारतीय इतिहास में प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख मिलता है कि कहीं पर? जी सर, सुश्रुत संहिता में मिलता है। अच्छा, अ, तो प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक होता था क्या उस टाइम? प्लास्टिक सर्जरी, ये प्लास्टिक वर्ड क्यों इसमें यूज करते हैं हम? जी सर, प्लास्टिक सर्जरी से तात्पर्य प्लास्टिक से नहीं है यहाँ पे। केवल वो रिप्लेसमेंट होता है, इसलिए जैसे कि अपने बॉडी का ही दूसरी जगह से कोई पार्ट ले लिया जाता, मांस वांस जैसे कि ले लिया जाता, उसको दूसरी जगह रिप्लेस करके लगाते हैं, इसलिए इसका नाम प्लास्टिक पड़ गया। अच्छा, प्लास्टिक का यही मतलब निकलता है इसमें? तो बच्चों ने स्कूल में कभी जिज्ञासा की है आपसे कि सर ये प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है, पूछा किसी ने कभी? जी सर, पूछा तो नहीं। अच्छा, हम्म, पूछा नहीं तो आपने बताया भी नहीं होगा फिर किसी को। जी सर, सॉरी सर। चलिए, कोई बात नहीं। सुश्रुत का समय बताएंगे, किसके समय थे सुश्रुत? सर मैं अभी सन सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर, ध्यान नहीं आ अच्छा, धन्वंतरी कौन थे फिर? रहा। धन्वंतरी का संबंध भी सर आयुर्वेद से था। अच्छा, तो जैसे सुश्रुत को कहा जाता है कि पहली बार इन्होंने शल्य चिकित्सा से परिचित करवाया। जी सर। मिस्र मिस्र में ममीफिकेशन हम और सुनते हैं एक, वो तो और पुराना है। क्या जी सर, कहना है आपके इस बारे में? मिस्र में भी मम्मी के बारे में सूचनाएं मिलती हैं सर, लेकिन उसके बारे में मुझे इतना ध्यान नहीं है सर। अच्छा, चलिए, जूलॉजी भी रहा आपके पास? जी सर। क्या होता है जूलॉजी, थोड़ा परिचय दीजिए। जूलॉजी सर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राणियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, प्राणियों की फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी के बारे में। अच्छा, इन प्राणियों में मनुष्य को शामिल करते हैं क्या? जी सर, शामिल करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, सलीम अली कौन थे? सलीम अली सर भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें पक्षी वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनका राजस्थान से कोई संबंध रहा है क्या? राजस्थान में सर केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो है, वहां से इनका संबंध है। क्या संबंध है? सॉरी सर, ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे भी। अच्छा, चलिए, एक सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी है, कहाँ पर स्थित है ये? ये शायद सर हिमाचल हिमाचल प्रदेश में हो, एग्जैक्ट ध्यान नहीं। हिमाचल में या हरियाणा में? हरियाणा में होगा सर। श्योर नहीं है आप? जी सर, हाँ श्योर नहीं। चलिए, चार्ल्स डार्विन, इनके बारे में क्या जानकारी है आपको, चार्ल्स डार्विन के बारे में? जी सर, चार्ल्स डार्विन ने उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था सर। अच्छा, इनकी बुक का नाम बताएंगे आप? उसका नाम सर ध्यान नहीं आ रहा है। फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल का सिद्धांत दिया था, ये ध्यान है सर। अच्छा, बुक का नाम याद नहीं है? स्कूल में याद आ नहीं पढ़ाते हैं रहा। आप चार्ल्स डार्विन के बारे में? जी सर, चलिए, अभी कोई कोर्स बात में नहीं। नहीं है, पहले पढ़ा था, अभी नहीं। चलिए, ये बताइए, इनको कोई पुरस्कार भी मिला है क्या? सर ध्यान नहीं सर, सॉरी। अच्छा, चलिए, इन्होंने कहीं पर अध्ययन किया था एक जगह पर,
कहाँ पर थी वो जगह? ईगल रिसर्च शिप, कहाँ पर की थी इन्होंने? ईगल शिप का कोई इनसे संबंध आता है, वो ध्यान है मुझे। ईगल शिप? शिप, सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए लीमर किसकी प्रजाति होती है? लीमर लीमर सर बंदर की प्रजाति। कहाँ पाई जाती है ये पश्चिमी, ये सॉरी पश्चिमी घाट पे और इधर पाई जाती है सर। सर आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क वीक लग रहा है मुझे। जी सर। वापस उत्तर देंगे आप? सर जहां तक ध्यान है सर, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में पाया जाता है लीमर? सर अच्छा एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मेरे को। अच्छा, ये कोआला क्या होता है फिर? कोआला? इसके बारे में सर ध्यान नहीं मेरे को। अच्छा, एक कुकुबुरा बर्ड आपने सुना होगा, कुकुबुरा बर्ड। कोकोबूरा। हाँ, ये कहाँ पाया जाता है? सर नहीं सुना मैंने। अच्छा, करंट अफेयर्स तैयार है आपका? हाँ जी सर, कर तो रहा हूँ मैं। चलिए, अभी एक एक देश एक चुनाव का मुद्दा चला था, जी सर। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक देश एक चुनाव होते हैं तो सत्ताधारी जो दल है वो अपनी मनमानी करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई कहना चाहे तो जैसे विवादित बिल कोई ले लीजिए, एक के बाद एक विवादित बिल आते हैं और उससे विपक्ष से चर्चा भी नहीं की जाती है और बहुमत के आधार पर उसको कानून भी बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो आशंकाएं हैं उनको देखते हैं क्या आप, अगर ये लागू होता है? जी सर, एक चुनाव एक एक देश एक चुनाव से तात्पर्य इसमें है कि सभी चुनाव जैसे कि लोकसभा, विधानसभा या अन्य जो निकाय चुनाव होते हैं वो एक साथ करा दिए जाएं। तो प्रारंभ में इंडिया में ऐसा होता था कि जब आजाद हुआ उसके पश्चात एक देश एक मतलब सभी चुनाव एक साथ ही हुए, लेकिन कुछ राज्यों में विधानसभा भंग होने के पश्चात ये क्रम टूट गया। यदि वर्तमान में चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं तो ऐसा लगता है कि लगातार चुनाव कहीं ना कहीं चल ही रहे होते हैं, तो उससे चुनाव आयोग या अन्य जगह खर्चा बढ़ता रहता है। आपसे जो प्रश्न था इसमें कि सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचता नहीं पहुंचता है, तो मेरा मानना है सर ये एक निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। तो इसमें सत्ताधारी दल जो होता है उसको ऐसा कोई फायदे की संभावना नहीं रहती है। जैसा कि अपन अभी हाल ही में देखा है कि अमेरिका में चुनाव हुए हैं, वहां सत्ताधारी दल की पराजय हुई है, जबकि वहां पर भी एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। अच्छा, अंतिम प्रश्न मेरा, चीन ने अभी भारत से कुछ खाद्य पदार्थ का आयात करने का ऑर्डर दिया है, बता सकते हैं कौन सी चीज मंगवा रहा है चीन हमसे? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, धन्यवाद जी। ललित सर। जी सर। जी विनोद जी। जी नमस्ते सर। आप डॉक्टर हो आप? जी सर। क्या पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? जी सर, डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी। डॉक्टरेट वर्ड तो इसमें कहीं आ ही नहीं रहा है, पीएचडी आ रहा है। डी सर बाद में आ रहा सर, डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी। अच्छा, तो फिलोसॉफी कहाँ है? अगर इसमें आप जैसे केमिस्ट्री में पीएचडी हो तो इसमें फिलोसॉफी कहाँ नजर आती है? सर यहाँ फिलोसॉफी से तात्पर्य ये है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर अब व्यक्ति जो स्टडी करता है तो उसके दर्शन के बारे में, उसके जो गूढ़ रहस्य होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसमें फिलोसॉफी शब्द का किया गया प्रयोग। ओके। वैसे आपने कभी फिलोसफी पढ़ा है, भारतीय दर्शन, पश्चिमी दर्शन? नहीं सर, अलग से तो नहीं पढ़ा, केवल मेंस में एथिक्स को स्टडी की। किसको पढ़ा, कांट को? हाँ जी सर। क्या दर्शन है कांट का? कांट सर साधन और साध्य की पवित्रता के बारे में है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत दिया था उन्होंने। क्या मतलब है? व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर फोकस करना चाहिए और
परिणाम का ध्यान न रखते हुए कर्म करते रहना चाहिए। ओके। आप कहाँ के हो? उदयपुर के? जी सर। अच्छा। उदयपुर का राजस्थान में एकीकरण कब हुआ था? जी सर, 18 अप्रैल 1949। ओके। कौन सा चरण था वो? तीसरा चरण था सर। तो तीसरा 49 है कि 48 है? सॉरी सर, 48 था, ध्यान। किसको बनाया गया था राज प्रमुख? राज प्रमुख उदयपुर के महाराणा श्री गोपाल सिंह जी। ओके। गोपाल सिंह जी की वंश परंपरा में पूर्व शासक कौन थे? अ, गोपाल सिंह जी से पूर्व सर सज्जन सिंह जी थे और स्वरूप सिंह जी थे सर, उससे पूर्व। अच्छा। सज्जन सिंह जी के दरबार में एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। सर जहाँ तक ध्यान है, फतेह सिंह जी। अच्छा, एक पुस्तक है वीर विनोद, जी सर। ये किसकी है? कवि श्यामल दास जी की सर। और श्यामलदास जी किसके दरबार में थे? सज्जन सिंह जी के दरबार में है सर। कन्फर्म हो? जी सर। फतेह सिंह जी के तो नहीं थे? नहीं, फतेह सिंह जी तो चेतावनी के चुंगटे लिखे थे, इसलिए बता रहा हूँ। चेतावनी तो चूंकि केसरी सिंह जी बारट ने लिखे थे फतेह सिंह जी के टाइम में सर। क्या लिखा था उसमें? वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे फतेह सिंह जी, तो उन्होंने चेतावनी के चुंगटे के रूप में दोहे लिखे थे। तो वो वापस दिल्ली से रिटर्न हो गए थे अंग्रेजों के समय कहीं में। रास्ते में रिटर्न हुए कि दिल्ली पहुंच के फिर रिटर्न हुए? सर दिल्ली पहुंच चुके थे, बाद में रिटर्न हो गए थे, गए नहीं थे। दरबार में गए थे वो? नहीं गए थे। तो आपको लगता है कि मेवाड़ जैसी उज्जवल परंपरा, इतनी महान परंपरा के एक शासक जिनके पूर्वजों ने जीवन भर मुगलों से युद्ध किया, वो अब दासता स्वीकार करने जाना उनका उचित था क्या, ये कदम? जी सर, उचित नहीं था। उन्होंने बाद में जो निर्णय लिया वो सही था सर। अच्छा। केसरी सिंह बारट कौन है? केसरी सिंह जी बारट सर मूलतः बिजोलिया भीलवाड़ा के हैं, और इनका राजस्थान मेवाड़ की और स्वतंत्रता में इनके पूरे परिवार का योगदान रहा है। कौन थे और परिवार वाले? प्रताप सिंह जी बारट, जोरावर सिंह जी बारट। अच्छा। और ये चेतावनी रचमुटिया लिखने वाले, इनका क्या नाम है? केसरी सिंह जी बारट। क्या रिश्ता है आपस में? केसरी सिंह जी बारट के जो भाई था उनका नाम जोरावर सिंह जी बारट, और पुत्र का नाम जो था वो प्रताप सिंह जी बारट। अच्छा, इनमें से कोई एक दिल्ली में बॉम्ब कांड में भी शामिल रहे हैं? सर ध्यान है जहाँ तक, शायद प्रताप सिंह जी बारट है। अच्छा। क्या था कांड वो? सर सॉरी, रिकॉल नहीं कर पा रहा गवर्नर जनरल पे था। में बॉम्ब फेंका था? जी अच्छा, सर। जोरावर सिंह ने भी कुछ किया है क्या? जी सर, याद नहीं आ रहा सर, सॉरी सर। वो जोरावर सिंह जी थे, आप थोड़ा इसको कंफर्म जी सर, जो। बिल्कुल। ठीक है। चलिए, कुछ राजस्थान करंट के बारे में बताइए। ये अभी सूचना है कि तिलम सिंह का विलय राजफेड में हो रहा है, पढ़ा है आपने? सर नहीं पढ़ा सर। अच्छा, बता सकते हो राजफेड क्या है? राजफेड सर जनजाति क्षेत्र में जो एक सहकारी संघ है सर, कार्य करता है जनजाति क्षेत्र में। क्या करता है? जनजाति क्षेत्र में जो सर उत्पाद है उनके विक्रय और उससे संबंधित कार्य है सर इनके। क्या उत्पाद होंगे उनके पास? वो तो वन उत्पाद सर, और क्या, वन उत्पाद में क्या क्या आता है? वन उत्पाद में सर लकड़ी आती है, उसके अलावा सर बांस के पेड़ हैं, और यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बीज हैं, जैसे कि रतनजोत के बीज हैं और कंजी के बीज हैं। इसके अलावा जंगली क्षेत्र में जो औषधियाँ उत्पन्न होती है वो है सर, ओके। तेंदुपत्ता है। आपको पता है कि राजस्थान के सहकारिता मंत्री कौन है?
सहकारिता मंत्री। सॉरी सर, ध्यान नहीं। अच्छा, चलिए मेरा अंतिम प्रश्न है कि वन धन योजना क्या है? वन धन योजना सर, जो वन उपज है इनसे संबंधित योजना ही है सर। अच्छा, क्या योजना है ये? वन उत्पादों को बाजार में सर बिचौलियों से बचाते हुए उचित मूल्य प्रदान करना, और वन जो क्षेत्र में जो आदिवासी है उनकी आर्थिक उन्नयन के लिए है सर, Good. आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना। ओके ओके जी, अतुल सर। जी विनोद जी, आवाज आ रही है? जी सर। विनोद जी, कब इंटरव्यू है आपका? सर अभी डेट नहीं आई सर। अच्छा, मतलब समय है अभी आपके पास पर्याप्त? जी सर। जी, समय पर्याप्त है तो थोड़ा सा आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। जी। पॉलिटिकल साइंस से आपने पीजी किया है, जी सर। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में लग रहा है कि बहुत कंफर्टेबल नहीं है आप। जी सर। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पीजी किया है तो बच नहीं सकते आप उससे। जी सर। और समय भी है अभी आपके पास, डेट नहीं आई है तो पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा सा पढ़िए, स्पेशली जो करंट इश्यूज हैं, फॉरेन पॉलिसी वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन, उन चीजों को पढ़िए। जी सर। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर में ज्यादातर न्यूज पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी न्यूज ही होती हैं। तो कम से कम इधर 1-2 महीना जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा, न्यूज़पेपर भी अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो आपका ठीक ठाक मजबूत हो जाएगा वो सेक्शन। जी सर। जी, थोड़ा सा इस सारी चीजों को एक शेप दीजिए कि बीएड भी, पीएचडी भी, केमिस्ट्री भी, पॉल साइंस भी। तो बड़ा लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज है लाइफ में। थोड़ा इसके लिए जवाब तैयार कीजिए कि क्यों ऐसा किया है आपने, जी सर। प्रॉपर इसके जवाब। और फिर अब वो सब छोड़ के आपको प्रशासन में आना है, तो यहाँ आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी शो नहीं हो रही है। पर्सनालिटी आपकी जी बहुत सर। कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी दिख रही है आपकी। तो अब इसके लिए कोई शांत मन से बैठ के कुछ रीजन सोचिए ऐसे कि जो आप जवाब दे पाए सही, जिससे आप दूसरे को सेटिस्फाई कर पाए। जी सर। जी, और नहीं तो फिर मदद लीजिए, ललित सर की मदद लीजिए अगले मौके में। फिर और आप बताइएगा कि क्या सोचा है आपने, तो फिर देखेंगे। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो थोड़ा सा इस सब पे काम कीजिए आप, अभी समय है आपके पास। जी सर। जी, तो पढ़ाई कीजिए और बाकी अपना बायोडेटा तैयार कीजिए। थैंक जी यू। राजेश। जी विनोद कुमार जी, जी नमस्ते सर। तो आप अपना एनर्जी लेवल बढ़ाएं। बहुत बुलंद नहीं है आपकी आवाज, थोड़ी सी आवाज में उत्साह लाएं अपने आप में। उत्साह की कमी नजर आ रही है थोड़ी सी। दूसरा, विषयगत ज्ञान देखिए। प्रफुल्ल चंद्र रॉय आप रिकॉल नहीं कर पाए, तो विज्ञान से जुड़ी हुई जो जानकारी है, सामान्य जानकारियां, आप शिक्षक हैं तो शिक्षक से एक अपेक्षा की जाती है कि उसको सामान्य क्या गूढ़ ज्ञान हो अपने विषय का। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए चरक और सुश्रुत में थोड़ा कंफ्यूज थे शल्य चिकित्सा के बारे में। इसके अलावा और जो कुछ सामान्य जानकारियां थी जूलॉजी से रिलेटेड, जैसे कुछ जीवों के नाम मैंने आपसे पूछे तो आप बता नहीं पाए ठीक से। जी सर। तो जूलॉजी है, बायोलॉजी है, तो इसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आप करंट अफेयर्स का आपने वो एक देश एक चुनाव वाला अच्छा आंसर था आपका, संतुलित था। तो ज्ञान पक्ष थोड़ा कमजोर है, और व्यक्तित्व में मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा उत्साह लाए ताकि धैर्य है आप में और शांत प्रवृत्ति के हैं, लेकिन थोड़ा उत्साह हो तो और व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा आपका। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ओके जी विनोद जी, ओवरऑल अच्छा है। भाषा शैली, शब्द चयन अच्छा है, धैर्यपूर्वक बोलते हैं, जल्दबाजी नहीं नजर आती है, आपका सकारात्मक पक्ष है। ज्ञानात्मक पार्ट को इम्प्रूव करने की जरूरत है, आपके पास अच्छा समय है। हालांकि एक न्यूज अभी आ रही है कि इंटरव्यूज जो है वो उस पर रोक लगा दी गई है अगले 10 दिसंबर को, अगली हियरिंग तक। तो अभी कितना सच है इसमें, तो आपको और समय मिल जाएगा तैयारी का। जी तो थोड़ा और अच्छा करें, और अगर नहीं होती है आगे तो बहुत अच्छा, आपका जो समय है वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
अच्छा, एक मैसेज और आया है कि सच है ये खबर, तो जी सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। मैं सर हाँ। याद कर रहा हूँ, लेकिन तुरंत जैसे कि इंटरव्यू देने जाता हूँ मॉक रिकॉल नहीं कर पाता हूँ सर इसमें। जी अतुल सर। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। मैं वो मेरे दिमाग में वो खबर चलने लगी जो ललित जी बता रहे थे कि इंटरव्यू पे रोक लग गई है, तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था। जी सर, लगभग 10 मैसेज आ चुके हैं सर अलग अलग जगह से, अच्छा, रोक है, रोक है, रोक। मतलब 10 दिसंबर को हियरिंग है, तब अब पता लगेगा कि आगे क्या कब होगा। जी जी, अभी इसमें सर मुद्दा है कि इन्होंने जो रिजल्ट निकाला है वो 2 गुना निकाला है। हाँ, डिमांड है कि 3 गुना निकाला जाए। जनरली 3 गुना निकलता है, 2 गुना भी शायद नहीं निकाला है पूरा। जी जी जी, जी 1.5 थी। 1.9। जी सर। जी जी क्वेश्चन। हाँ, विनोद जी दोबारा पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? जी सर, मैं क्वेश्चन आंसर याद करता हूँ, और जो है मॉक इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मुझे फैक्ट कोई पॉइंट होते हैं तो वो सर एकदम रिकॉल नहीं हो पाते हैं सर। उसके लिए बस केवल अभ्यास कीजिए, अभी पर्याप्त समय आपके पास है। इंटरव्यू की सबसे बड़ी तैयारी यही होती है कि जो आप जानते हैं वो बिना झिझक के आप बोल दें। जी तो सर। सबसे बड़ी तैयारी ही यही है इंटरव्यू में। तो जी नाम ही है पर्सनालिटी टेस्ट, अभी आपके पास चूंकि पर्याप्त समय है। जी वैसे तो आप टीचर हैं तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो रोज 20-50 बच्चों को सामना करते हैं और उनको बताते हैं चीजें, तो ये दिक्कत टीचर के साथ तो नहीं होनी चाहिए। जी सर, क्लास में तो नहीं होती है सर, मैं मॉक के समय होती है सर ये। नहीं तो बस मॉक में भी यही समझ के बैठिए कि सामने स्टूडेंट बैठे हैं हमारे, जी सर, मैं कोशिश करूंगा और सर बाकी पूरी। बस अभ्यास कीजिए। ये केवल अभ्यास से ठीक होगा। उसके लिए आप आपको तो मिरर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो रोज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो सब दिक्कतें। फिर भी अगर ऐसा फील हो रहा है तो अभ्यास कीजिए और मॉक दीजिए। जी सर। अपने सर्किल के जो फ्रेंड सर्किल हो उनमें 3-4 लोगों को बिठा के मॉक दीजिए। रोज आधा घंटा 1 घंटा अपना हर 2 दिन में घर के लोगों को या जो भी है बिठा के दीजिए मॉक। बिल्कुल सर। कोई जरूरी नहीं है कि हम ही लोग मॉक लें, अभी तो हम लोग भी ले रहे हैं मॉक, ललित सर और मॉक आप करेंगे। लेकिन वैसे भी आपको और जरूरत है तो अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों के साथ बैठ के भी कीजिए। जी सर। जी थैंक यू सर। जी विनोद जी, तो जो ये सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी और उसका करंट संदर्भ है उसके सारे अनुच्छेद, इसी तरह से नीति जी सर। शास्त्र, प्रशासनिक नीति शास्त्र, राजस्थान का करंट, इंडिया और वर्ल्ड का करंट, जी सर। है ना। और जो अभी मैंने आपको कुछ वन धन योजना या आपका जैसे उदयपुर है, तो जी उदयपुर में सारे साहित्यकार राजा उदयपुर, आपके सज्जन सिंह जी हैं या वीर विनोद है, विनोद नाम जुड़ रहा है, आप भी विनोद है, वो भी विनोद है। जी सर। विनोद का विषय वस्तु आपको पता होनी चाहिए, कुछ सामान्य विषय वस्तु, ठीक है ना। तो इस तरह से करिए, आप कर लेंगे, अच्छा है आपका जी सर। विषय, नजर आते हैं, व्यक्तित्व अच्छा है। ऐसे होते हैं आरएस अधिकारी, कोई ऊपर से नहीं आते। जी सर, थैंक यू सर। ओके जी अतुल सर।